हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटीना पर पहुंच चुके हैं जो कि है रिफ्लेक्टर एंटीना। रिफ्लेक्टर एंटीना को डिटेल में एनालाइज करेंगे, देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्टर एंटीना होता क्या है, इसके कुछ फीचर्स देखने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्टर एंटीना का और हर एक टाइप के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आई होप आप लास्ट तक रुकेंगे और लास्ट तक आपको ये वीडियो से बहुत ही अच्छी और नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ। रिफ्लेक्टर एंटीना होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। रिफ्लेक्टर एंटीना की डेफिनेशन के लिए मैं आपको बोलूंगी कि रिफ्लेक्टर एंटीना एक पैसिव एलिमेंट है। अभी तो आपको यही नहीं पता पैसिव एलिमेंट होता क्या है। अब पैसिव एलिमेंट को स्टडी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट क्या है। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फीड लाइन के साथ। फीड लाइन मतलब डायरेक्टली हम उसे पावर सप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट को सप्लाई कर रहे हैं। सो जो हमारा एक्टिव एलिमेंट रहेगा उसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई है। ऑन द अदर हैंड पैसिव एलिमेंट में हम कोई डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के अंदर। तो रिफ्लेक्टर एंटीना जो है, मैंने क्या कहा, ये पैसिव एलिमेंट है, मतलब इसमें तो हम करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड या पावर सप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। जब इसमें पावर सप्लाई नहीं होगी तो कुछ लोगों का डाउट ही होगा कि इसे एंटीना क्यों बोल रहे हैं। जब पावर सप्लाई नहीं हो रही है तो ये रेडिएट कैसे कर रहा है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आंसर हम पूरी वीडियो में फाइंड आउट करते हैं। तो रिफ्लेक्टर एंटीना एक पैसिव एलिमेंट है, ये जस्ट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच एक्ट्स लाइक अ पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक्टिव एलिमेंट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फीड लाइन। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट पावर सप्लाई कर रहे हैं, वो है एक्टिव एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्टर एंटीना एक पैसिव एलिमेंट है, कोई डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके पास एनर्जी आ कहां से रही है, ये रेडिएट कर कैसे रहा है। होता क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्टर एंटीना के नियर बाय एक एक्टिव एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज ये हमारा यहाँ पर पीछे रिफ्लेक्टर एंटीना है, उसके ही नियर बाय मैंने एक ये थिन लीनियर एंटीना रख दिया है। थिन लीनियर एंटीना पे मैंने फीड लाइन, ये दिस इज माय फीड लाइन, तो थिन लीनियर एंटीना को मैं पावर सप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो थिन लीनियर एंटीना क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा, रेडिएट्स इन बाय डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, तो बाय डायरेक्शनल नेचर में रेडिएट करने लगेगा। अब जो रिफ्लेक्टर एंटीना है, रिफ्लेक्टर एंटीना ये रेडिएशन को कन्वर्ट करेगा और इस रेडिएशन को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेकर आएगा। वाई डू वी रिक्वायर दिस। ठीक है, जो भी हमारा बाय डायरेक्शनल रेडिएशन होती है उसकी दो मैक्सिमा रहती है, दो डायरेक्शन में। बट अगर मैं ट्रांसमीटर की तरह इस एंटीना को यूज कर रही हूँ तो क्या होगा, मुझे जो रिसीवर है वो तो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही रिसीवर से बात करनी है। मुझे एक डायरेक्शन में रेडिएशन चाहिए बट दूसरी डायरेक्शन में तो रेडिएशन चाहिए ही नहीं। तो क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्टर एंटीना को अपने थिन लीनियर एंटीना के पीछे, और कोई भी एक्टिव एलिमेंट है कोई भी एक्टिव एंटीना के पीछे प्लेस कर देते हैं, जिससे कि ये जो रेडिएशंस है ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होएगी और इसको ऐसी पोजीशन पे प्लेस करते हैं जिससे कि ये रेडिएशन जैसे रिफ्लेक्ट होकर इधर आए, इस रेडिएशन में ये कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो। अगर कंस्ट्रक्टिवली ऐड नहीं हुई, डिस्ट्रक्टिवली ऐड हो गई तो रेडिएशंस नलीफाई हो जाएंगी। वी डोंट वॉन्ट दैट। हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एडिशन चाहिए। उसके लिए मेरे को अपने
रिफ्लेक्टर एंटीना के प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्टर एंटीना को ऐसे प्लेस करना पड़ेगा जिससे कि ये जो वेव्स हैं रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे और कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो जाए, और जिससे कि मेरे पास ये जो रेडिएशंस है और इंटेंसिफाई हो जाए। तो अब आपको समझ आ गया होगा, अगर मेरी रेडिएशंस बाय डायरेक्शनल है तो बाय डायरेक्शनल रेडिएशन को यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं रिफ्लेक्टर एंटीना यूज करती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्टर एंटीना वर्क्स एट द हायर फ्रीक्वेंसी। कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे? मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मेगाहर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ईएम वेव्स लाइट वेव्स की तरह हमारी वर्क करने लग जाती हैं। तो जैसे ही ईएम वेव्स लाइट वेव्स की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगी, लाइट वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन फिनोमिना, ऑल दीज फिनोमिनाज आर ऑब्जर्व्ड। तो हमें सेम फिनोमिना हमें रिफ्लेक्टर एंटीना पे भी ऑब्जर्व कराना है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो हमें रिफ्लेक्टर एंटीना को हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराना होगा, जिससे कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं वो अच्छे से लाइट फिनोमिना ऑब्जर्व करें और लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करें। ठीक है, ये मेगाहर्ट्ज में ऑपरेट करता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट जो रिफ्लेक्टर एंटीना है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टर एंटीना की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। अगर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर इसकी सारी एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड है तो एनर्जी लॉस कम होगा, ये रेडिएशन बहुत दूर तक जाएगी। तो डायरेक्शनल नेचर विच मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैन बी डन। ठीक है, ये डायरेक्शनल होता है जिसकी वजह से हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स पर। सबसे पहला टाइप है लार्ज फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर। लार्ज फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर, नाम से पता लग रहा है हमारे पास एक लार्ज फ्लैट शीट है। ये मैंने ले ली लार्ज फ्लैट शीट। ठीक है, लार्ज फ्लैट शीट मेटालिक शीट होएगी। ये मेरे पास मेटालिक शीट है। इसके सराउंडिंग में, इसके जस्ट पास मैं एक थिन लीनियर एंटीना रख दूंगी। ये फीड लाइन है और ये मेरा थिन लीनियर एंटीना है। तो ये हो गया मेरा लार्ज फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर। इसमें आपने क्या देखा, ये जो थिन लीनियर एंटीना है ये मेरा एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि इससे तो मैंने फीड लाइन से कनेक्ट कर दिया है। बट ये जो लार्ज फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर है ये जस्ट एक शीट है, मेटालिक शीट है जिसको किसी फीड लाइन से कनेक्ट नहीं करा। ये मेरा पैसिव एलिमेंट है और ये हमारे एक्टिव एलिमेंट के पीछे रखा हुआ है, जिससे कि सारी वेव्स हैं जो फ्रंट में आ जाएंगी। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो लार्ज फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर है, आप देख रहे हैं कि बहुत लार्ज शीट है। अब मैं अगर एनवायरनमेंट में ये बहुत लार्ज शीट्स को ऐसे ही एज इट इज लगा दूंगी तो क्या होगा, जैसे ही विंड्स आएंगी विंड्स का फ्लो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा इन लार्ज शीट से। ठीक है, अगर विंड बहुत ज़्यादा तेज हुई तो लार्ज फ्लैट शीट क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है, बिकॉज वी कैन नॉट यूज वेरी थिक शीट। ठीक है, प्राइस कंस्ट्रेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा थिक शीट तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगी हो जाएगी। तो हमने क्या करा, एक थिन शीट ली, बट जैसे ही बहुत तेज़ हवा आई, बहुत ज़्यादा विंड चली, ये शीट वेव ऑफ करने लग गई। तो शीट का नेचर खराब होने लग गई। इट इज़ नॉट नाउ एक्टिंग लाइक अ परफेक्ट लार्ज शीट रिफ्लेक्टर, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। हमें तो एक परफेक्ट पोजीशन पर चाहिए। प्लस जब रेन होएगी, जब वाटर इसके ऊपर आकर गिरेगा, क्योंकि मेटालिक शीट है, तो ये करोड होने लग जाएगी। ठीक है, तो एक तो विंड वाला प्रॉब्लम है, एक रेन वाला करोजन वाला प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इस लार्ज फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर को हम स्मॉल फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। स्मॉल फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर मतलब ये सेम ही स्ट्रक्चर है, बस इसका डायमेंशन छोटा कर दिया है। ठीक है, ये है मेरी स्मॉल फ्लैट शीट रिफ्लेक्टर, ये है मेरी फीड लाइन, ये है मेरा थिन लीनियर एंटीना।
ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा। अब आ जाते हैं थिन शीट रिफ्लेक्टर के ऊपर। इसमें भी थोड़ी बहुत तो सेम प्रॉब्लम्स रहेंगी, इसमें भी विंड का पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, प्लस इसमें भी कोरोजन की प्रॉब्लम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम थिन शीट रिफ्लेक्टर बना लेंगे। तो थिन शीट रिफ्लेक्टर कैसा होता है, एक वेरी थिन शीट लेते हैं, ये मेरा थिन शीट रिफ्लेक्टर है। इसके सराउंडिंग में हम क्या करेंगे, फिर से इसके पास हम एक लीनियर एंटीना रख देंगे जो कि कनेक्टेड है फीड लाइन से। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ये बिकॉज यहाँ पर कोरोजन की और विंड वाली प्रॉब्लम थी, तो हम स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। बट स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट करने से भी कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे। यहाँ पर जो रेडिएशन है सारी की सारी एडअप हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। बट यहाँ पर सारी रेडिएशन एडअप नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज यहाँ से कुछ कम रहेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इसमें रहेगी। ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एक्टिव कॉर्नर रिफ्लेक्टर के ऊपर। एक्टिव कॉर्नर रिफ्लेक्टर क्या होता है, कॉर्नर, ये तो कॉर्नर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल है, एंगल को अल्फा ले लेते हैं। अल्फा इज नियरली इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा, लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सोर्स रख दिया है। पॉइंट सोर्स मेरा एक्टिव एलिमेंट है। पॉइंट सोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आई होप आपको याद होगी। ये अगर डेफिनेशन नहीं है याद तो आप जाइए एंटीना एरे वाला फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट सोर्स, इससे जो रेडिएशंस आई ऐसे फैल गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्टिव कॉर्नर रिफ्लेक्टर। ठीक है, इसके बाद होता है स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर। स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर सेम है, बस यहाँ जो अल्फा है, अल्फा होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री। सो यहाँ पर मेरा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स कनेक्टेड टू द फीड लाइन, तो ये एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये रेडिएशंस इस तरीके से जाएंगे और रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। अब आ जाते हैं पैराबोलिक। पैराबोला हम सबने देखा है, एक पैराबोला बना लिया। पैराबोला के फोकस पर हमें पॉइंट सोर्स रखना है। ठीक है, ये है फोकस और फोकस पे मेरा पॉइंट सोर्स है। अब क्या होएगा, यहां से जो रेडिएशंस जाएंगी, हमें पता है फोकस से जितनी भी लाइट जाती है पैराबोला पर वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर स्फेरिकल टाइप की वेव्स जा रही होंगी, स्फेरिकल टाइप का वेव फॉर्म जा रहा होगा, वो पैरेलल लीनियर वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की। ठीक है, सर्कुलर पोलराइजेशन लीनियर पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिससे कि हम किसी भी सर्कुलर पोलराइज्ड वेव को लीनियर पोलराइज्ड वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर के ऊपर। एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर के ऊपर मैंने एक एलिप्स का स्ट्रक्चर बनाया। एलिप्स के स्ट्रक्चर में मैंने कोई भी पार्ट ले लिया, उस पार्ट को मैंने एज अ रिफ्लेक्टर यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास पॉइंट सोर्स है। ठीक है, सेंटर पे रखेंगे पॉइंट सोर्स को, फिर यहां से रेडिएशंस जाएंगी। तो ये मेरा एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं सर्कुलर रिफ्लेक्टर पर। अब मेरा स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर नेचर का है। इसके सेंटर पर मेरा पॉइंट सोर्स है। अब यहां पर कोई भी एक स्ट्रक्चर पे मैंने, कितने भी पार्ट पर मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया है, रेडिएशंस जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हाइपरबोलिक रिफ्लेक्टर पर। हाइपरबोला कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ये मेरा एक्सिस है, यहां पर सेंटर पर मैं पॉइंट सोर्स रख दूंगी। अब जो रेडिएशंस जाएंगी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कितने टाइप के रिफ्लेक्टर एंटीनाज होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। रिफ्लेक्टर एंटीना में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट एक एक्टिव एलिमेंट रहेगा, उसके सराउंडिंग में एक पैसिव एलिमेंट रहेगा। इस केस में एक्टिव एलिमेंट क्या है, थिन लीनियर एंटीना मेरा एक्टिव एलिमेंट है, ये पैसिव लार्ज फ्लैट शीट पैसिव एलिमेंट है। इसमें भी अगेन थिन लीनियर एंटीना एक्टिव एलिमेंट है, स्मॉल फ्लैट शीट पैसिव एलिमेंट है।
थिन शीट पैसिव एलिमेंट है, थिन लीनियर एंटीना एक्टिव एलिमेंट है। पॉइंट सोर्स यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट है, कॉर्नर रिफ्लेक्टर मेरा पैसिव एलिमेंट है। स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर पैसिव एलिमेंट, पॉइंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि रिफ्लेक्टर एंटीना होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है। कोई भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।